दूसरा। जी, वो मुझे आपकी आवाज़ आ गई थी। तो हम यूं कर लेंगे कि ऑन कैंपस हम इसके दो दो तीन तीन प्रॉब्लम बिफोर क्विज जो है वो रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ताकि हमें अगर कोई मसला जी सर। होगा तो वो क्लियर कर लेंगे, फिर उससे ऑनवर्ड चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है कि ऑन कैंपस उसको रिवाइज किया जाए। ओके सर, थैंक यू। तो अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को समझिएगा ज़रा। अब टेक्निकल वाले क्वेश्चंस भी कुछ आएंगे और मैं इसको बड़ा डिटेल से समझाने जा रहा हूँ। लेट सपोज अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं अब इसको चीज़ों को समझता हूँ। अब बड़ा डिटेल समझना है बेटा, सारे ज़रा फोकस पे रहें, क्योंकि सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस, ये मेरे पास है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 + 3x - x⁻³ आप क्या करते हैं बेटा कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो आपसे फर्स्ट डेरिवेटिव जब आपने लिया, तो एफ प्राइम, यानी मेरा एफ प्राइम ऑफ एक्स हुआ ये। तो 5 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 3, और x⁻³ का हो जाएगा 3x²। सो मैंने आपको हमेशा कहा है बेटा कि जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें तो उसको जीरो की इक्वल पुट करके क्रिटिकल वैल्यू की तरफ चले जाएं। आपने क्या करना है कि इसको जीरो की इक्वल पुट करना है। तो आपने क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको जीरो पुट किया। तो जीरो पुट करने के बाद ये आपके पास आ गया, जीरो पुट करने के बाद आपके पास ये आ गया 3 = 3x²। सर जी आजकल ऐप्स में बड़े मसले आ रहे सॉरी बेटा, क्या हुआ? जी। हैं। कुछ नहीं आ, सर, पढ़ा है। ये आपके पास है 3 = 3x²। अब 3 वहां डिवाइड कर दें तो x² आपके पास आ जाएगा 1। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। तो x की वैल्यू देखिए, मैंने कहा था x⁻² होगा तो दो आंसर आएंगे। ये वैल्यू आ गई आपके पास +-1। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? +-1। अगर यही क्वेश्चन बेटा मुझसे पूछा होता कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, तो मैं क्या बताता आपको? मैं आपको ये कहता कि रीजन आइडेंटिफाई करें, दो वैल्यूज हैं तो मैं डिफरेंट पेन से रिप्रेजेंट करता हूँ। लेट सपोज -1 ये है, और दूसरी जो वैल्यू है वो 1 है, वो ये है। अब मैंने क्या करना था, अब मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज समझाता हूँ बेटा, बड़ी आसानी से बच्चों को समझ आ जाता है अगर ये समझना चाहें तो। क्या बेटा? कि ये वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन ने आंसर को जीरो दिया था। बस सिंपल ये बात याद रखें, ठीक है। ये वो पॉइंट है जो कि जहां पे आंसर ने मुझे जीरो आंसर दिया था। अब इसके लेफ्ट साइड पर कोई भी एक नंबर देख लें, वो आपने एफ प्राइम ऑफ एक्स में पुट करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीम वैल्यू की बात फिलहाल नहीं कर रहा। अगर यही सवाल मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए दिया, तो -1 से पहले जो नंबर है, लेट सपोज आपने सेलेक्ट कर लिया, कोई भी अपनी मर्जी का एक नंबर सेलेक्ट कर लें, -2 कर लें। जब -2 आपने सेलेक्ट कर लिया, तो इस -2 को अपने एफ प्राइम ऑफ एक्स में पुट कर दें। तो यहाँ जब पुट करेंगे, सो एफ प्राइम ऑफ एक्स मुझे पता है वो नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब है इस रीजन में फंक्शन डिक्रीजिंग है। मैं दूसरी रीजन में बाद में जाऊंगा, पहले इसको आइडेंटिफाई कर दूं। मैंने इस रीजन में जब नंबर पुट किया, तो उसने ये प्रॉब्लम क्रिएट, उसने नेगेटिव में आंसर दे दिया। तो मुझे अगर कोई पूछे, मैं यहाँ दूसरे पेन से आपको डिक्रीजिंग का रीजन बता देता हूँ। यहाँ पर जब नेगेटिव आएगा, तो मेरा जो इन डिक्रीजिंग होगा वो -∞ से -1 होगा। ये डिक्रीजिंग का केस है। अब दूसरी दफा आप क्या करेंगे बेटा, कि आप जाएंगे इस रीजन में,
आप इस रीजन में देखेंगे कि -1 से 1 के दरमियान कोई एक नंबर ले लें। लेट सपोज आपने एक नंबर ले लिया और वो जीरो है। आपने इस रीजन के दरमियान एक नंबर आइडेंटिफाई कर दिया जो कि जीरो है। सो दैट वैल्यू ऑफ जीरो, जो आपकी एक्स की वैल्यू जीरो है, पुट इन एफ प्राइम ऑफ एक्स। आपने इसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है। सो आपने क्या करना है कि आपने इसको एफ प्राइम में पुट करके आपने देखना है कि क्या आंसर देता है। तो आपने जीरो को जब एफ प्राइम में पुट किया तो यह आ गया 3 - 3 ऑफ जीरो। तो ये आपने आंसर हासिल किया यहां से 3। इट्स मीन हेयर इज ग्रेटर देन जीरो इक्वल, ग्रेटर देन जीरो। आपका जो आंसर आया है वो ग्रेटर देन जीरो आया है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है वो यहाँ इंक्रीजिंग है। सो आप अपना यहाँ डोमेन भी आइडेंटिफाई कर लें। तो इन दिस रीजन, ये यहाँ तक रीजन था, ठीक है, मेरा मार्कर वहीं पर है। ये जीरो तो मैंने नंबर सेलेक्ट किया। सो इन दिस रीजन योर फंक्शन इंक्रीजिंग, यू कैन से दैट -1 to 1, दिस फंक्शन इंक्रीजिंग। अब तीसरा केस क्या होगा कि एक नंबर इस रीजन से ले लें। लेट सपोज यहां से आपने एक नंबर ले लिया, वो 2 ले लिया, और आपने उसको पुट कर दिया फंक्शन में। और जब आपने फंक्शन में पुट किया तो उसने आंसर दे दिया नेगेटिव। इस रीजन में आंसर नेगेटिव आ गया। सो योर आंसर फ्रॉम 1 to ऑनवर्ड, ऑनवर्ड ये 2 तो मैंने सेलेक्ट किया था, ऑनवर्ड कहाँ तक? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये डिक्रीजिंग हो गया क्योंकि नेगेटिव आंसर दे रहा था इस 2 को एफ प्राइम ऑफ एक्स में पुट करने से। इसका मतलब ये है कि दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग बिटवीन -∞ to -1 एंड 1 to ∞। अगर कोई मुझसे पूछे कि ये फंक्शन कहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है तो मैं उनको कहूंगा इस रीजन में और इस रीजन में। और अगर कहेगा कि इंक्रीजिंग किस रीजन में है तो मैं कहूंगा -1 to 1 में ये क्या है, वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो -1 to दिस रीजन। तो मैंने उस रीजन में उसको शो करवा दिया कि इंक्रीजिंग हुआ है डिक्रीजिंग। ये वो है जब हमें कहा जाएगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताएं। सो नाउ यू हैव टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम। सो आपने क्या करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, जैसे मैंने अभी सारा डिटेल में समझाया। दैट इज -3 - 3x² एंड पुट इट इक्वल टू जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करने से दो आंसर आएंगे, जैसे मैंने कहा +-1। सो नाउ दी पुट दैट वैल्यू ऑफ x +-1। मैं वो सारा मिटाता हूं जो मैंने लिखा है और आपको अब एक्सट्रीम वैल्यूज का समझाता हूं। ये देखिए, अब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव से ये निकाला। आपने सेकंड डेरिवेटिव जब कैलकुलेट किया अपने फंक्शन का, इसका सेकंड डेरिवेटिव 3 का जीरो एंड -3x² का आपका आया -6x, सेकंड डेरिवेटिव। अब x की दो वैल्यूज हैं, मैं आपको चार्ट बना देता हूं। एक x की वैल्यू है -1 एंड द सेकंड x वैल्यू इज 1। आप f डबल प्राइम में पहले पुट कर दें -1। सो लेट सपोज आपने यहां पर -1 पुट कर दिया। सो हेयर इस फंक्शन में -6 × 2 - 1। So from here you can get the value 6. So this 6 is what? Greater than equal to 0 or less than equal to 0? जी बेटा। ग्रेटर सर। हाँ, तो ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम का केस होगा? मिनिमम। ये मिनिमम का केस है। तो जब ये मिनिमम का केस है तो फिर आप अगले प्रोसीजर पे जाएं। क्या करेंगे? मिनिमम हो गया तो दैट एक्स वैल्यू पुट इन यूर प्रॉब्लम। आप इसको प्रॉब्लम में पुट कर दें और आप बता दें कि क्या ये किस पॉइंट पर ये मिनिमम था। तो जब आपने -1 यहाँ पुट किया, ओके,
-1 पुट और करने सर से, अगर मैक्सिमम आता तो फिर क्या करते हैं इसमें? अभी हमारे पास मैक्सिमम आता तो फिर भी हम यही वैल्यू पुट करते। लेकिन पॉइंट ये है कि मैक्सिमम का केस अभी आएगा। मैक्सिमम के लिए ये है कि आपका कंडीशन ये बनती है कि एफ डबल प्राइम लेस देन जीरो होगा। प्रोसीजर सारा यही होगा, और यही एक्स की वैल्यू हम वहां पुट करेंगे और फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है। अब बेटा सुनिएगा, मैं जरा इसको कंप्लीट करके बताता हूँ। देखिए, जो एक्स की वैल्यू है ना वो यहाँ पुट कर देंगे, तो मिनिमम पॉइंट मिल जाएगा। यानी आपका क्रिटिकल एक पॉइंट के लिए आइडेंटिफिकेशन हो गया कि एक्सट्रीम वैल्यू क्या होगी, और वो आपने साबित कर दी मिनिमम है। नाउ गोइंग टू ए पुटिंग द एक्स इज इक्वल टू 1। आप एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दें यहां पे। तो अब आप एफ डबल प्राइम में एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दें। तो जब आप 1 पुट करने जा रहे हैं बेटा, तो आपके पास ये आ जाएगा -6 × 1। ये आपके पास आंसर आ गया -6। तो दैट इज लेस देन जीरो। अब ये मैक्सिमम है या मिनिमम है बेटा? जी, मैक्सिमम है। ये मुझे मैक्सिमम। मैक्सिमम मैक्सिमम है। क्योंकि हमने यही पढ़ा डेफिनेशन में कि अगर डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करें और लेस देन जीरो आए तो मैक्सिमम है, और अगर ग्रेटर देन जीरो आए तो मिनिमम है। सो प्रोसीजर मिनिमम मैक्सिमम का दोनों का सेम है। बस आइडेंटिफाई होने के बाद आपने एक्स की वैल्यू फंक्शन में पुट करनी है। सो आप क्या करेंगे, अब आप f(1) यानी फंक्शन में एक्स की वैल्यू 1 पुट करने जा रहे हैं। ये आ जाएगा 5 + 3 टाइम ऑफ 1 -1 का क्यूब। तो आप जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। f(1) इज इक्वल टू 5 + 3 8 -1, यू कैन गेट दैट इज 7। अब जैसे सलमान में शुरू में कहा था कि हम पॉइंट्स क्या लिखेंगे, और हमारे पास x का पॉइंट जब था 1, यानी x की वैल्यू 1, और दिस f(1) इज बेसिकली हमने कहा था किसको रिप्रेजेंट करता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वाई को। y को। सो इट्स मीन द y कोऑर्डिनेट इज 7। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा। यही काम आपने मिनिमम का भी करना है। तो हमें अपने फंक्शन को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू चेक करना होगा कि ये मैक्सिमम है, मिनिमम है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। सो हेयर, अब रिवाइज करते हैं इस चीज को जरा, थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला दैट ओपन अप। ओके, सो इट्स मीन, आपको खुद से मैं बता रहा हूं कि बगैर फंक्शन दिए कि यूर फंक्शंस रिप्रेजेंट्स दैट, कि आपका पैराबोला ऐसा होगा। कैसे पता चला मुझे? ये मैंने पैराबोला की आइडेंटिफिकेशन कैसे की? मैंने कहा द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला, वर्टेक्स मैंने आपको दे दिया, ये रहा -4 और 7। तो -4 आइडेंटिफाई हो गया कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और लिखा है ओपन अपवर्ड। अप, अप का मतलब है कि आपके पास ये ज्योमेट्री उसकी बनेगी। शहरियार, ये बात समझ आ गई आपको? ओपन वाली अपवर्ड वाली बात तो वापस आ गई है, समझ आ गई कि नहीं? अब ये जब ओपन अपवर्ड है तो कहते हैं व्हाट इज द सर वो मिनिमम। थोड़ा जी बोलो बेटा। बोले शाबाश, कोई क्वेश्चन है? सर ये यू शेप में किस तरह आएगा, मतलब कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये यू शेप में बनेगा या नहीं? अब मैं दोबारा से बनाता हूँ। ये लिखा, आप सबसे पहले तो ये समझ लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पैराबोला कहते हैं, जो हमने बड़े डिटेल में कहा है। ठीक है। तो पैराबोला का मतलब होता है कि ये यू शेप होगा। तो दो चांसेस हैं बेटा, जनरल बता रहा हूँ, एक या तो ऐसा होगा पैराबोला, या ऐसा होगा। ठीक।
पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड इसको कहते हैं। मुझे साथ आंसर करें ताकि क्लियर होता जाए। यस सर, क्लियर हो रहा है। ओके, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करें अपवर्ड वाला क्या होगा? अपवर्ड वाला बेटा, अगर आपको फंक्शन दिया हो ना, तो ए पॉजिटिव होगा, यानी ये वाला फार्मूला होगा, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ए पॉजिटिव है तो ये वाला ग्राफ होगा। पॉजिटिव का मतलब है ए की वैल्यू 2 3 4 वगैरह हो पॉजिटिव में। और अगर ए नेगेटिव में हो तो फिर जो है ये वाला ग्राफ होगा ए नेगेटिव के लिए। ये बातें क्लियर हो गई दो, कि अपवर्ड और डाउनवर्ड का यस कैसे सर। हो। अब यस मैं सर। मैं दूसरी जगह पहुंचता हूं। वो क्या है जो मेन था? वो ये मैं कह रहा था कि बेटा, इस क्वेश्चन में क्या गिवन था? इस क्वेश्चन में ये गिवन था, देखो ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस बनाए। उसने ये कहा था ये पैराबोला का वर्टेक्स है, किस जगह पर है? -4 और 7। इसका मतलब है एक्स का -4, यहाँ -4 होगा क्योंकि जीरो यहाँ है, तो लेफ्ट साइड पर नेगेटिव होंगे। और y का 7, तो इस 7 तो पॉजिटिव होता है, लेट सपोज 7 यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसका वर्टेक्स होगा। उसने कहा ये वर्टेक्स है। तो जहां वर्टेक्स होता है, और उसने ये लफ्ज भी कहा ओपन अप। अप का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे जाएगा यहां से, और यहां से यूं जाएगा। ये पैराबोला का ज्योमेट्री हो गई। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? फंक्शन फंक्शन का मतलब, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपने भी मुझे कहा कि मिनिमम फंक्शन का मतलब होता है वाई। तो यहाँ वाई क्या है? वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 7 हो जाएगा। 7। तो डायरेक्ट आपने सिर्फ एक लाइन में आंसर देना है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 7, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। सिंपल होगी बात, ठीक है। ठीक हो गया सर। ओके, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, अ माइनिंग कंपनी हैज डिटरमाइंड, ये कुछ एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, इसको समझें। दैट द कॉस्ट सी इन डॉलर पर टन ऑफ माइनिंग अ मिनरल इज गिवन बाय, ये कॉस्ट फंक्शन है। यानी एक, हम यूं कह देते हैं कि जो आपकी कॉस्ट है वो इस फंक्शन के थ्रू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। लेट सपोज एक्स आपके पास जो है, वो हम यूं कह देते हैं कि वो एक्स को हम यूं कहते हैं कि वो 1 टन है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 1, द नंबर ऑफ टन्स को रिप्रेजेंट करता है, 1 टन है। एक्स की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो 2 टन हो जाएगी, फिर कॉस्ट क्या हो जाएगी? वो ये फंक्शन निकाल के देगा। फाइंड द नंबर ऑफ टन्स, फाइंड द नंबर ऑफ टन्स, लफ्ज क्या यूज हुआ है बेटा? फाइंड द नंबर ऑफ टन्स, इसका मतलब है आपसे एक्स पूछा जा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ टन्स, ये बात गौर से सुनो, सवाल से पता चलता है। फाइंड द नंबर ऑफ टन्स यानी आपसे एक्स पूछा जा रहा है, दैट शुड बी माइंड टू मिनिमाइज द कॉस्ट, जो कॉस्ट को मिनिमाइज करे, कॉस्ट को मिनिमाइज कर दे। तो पहले तो आपको बेटा एक्स निकालना होगा। सो फॉर दिस इक्वेशन, आपको जब एक्स निकालना है, तो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में फार्मूला बताया, एक्स इज इक्वल टू -b डिवाइड बाय 2a। So you have to identify the value of A or B. So what is B? So from here, ये तो माइनस का साइन अपना फार्मूले का है, B -2 है, एंड डिवाइडेड बाय 2 टाइम ऑफ A। A is what? A is 0.2. So X is equal to, from here you can calculate it. So this 2 is cancel with this। अब पॉइंट खत्म करेंगे तो ऊपर आपके पास 10 आ जाएगा, 2 का टेबल जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5। आपने उसका ये आंसर दे दिया, फाइंड द नंबर ऑफ टन ऑफ द मिनरल, यानी x इज इक्वल टू 5, दैट शुड बी माइंड टू मिनिमाइज द कॉस्ट, जो इसको मिनिमाइज करे। सो इट्स मीन दैट यू कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन योर फंक्शन। आपने x की ये वैल्यू अपने फंक्शन में पुट करनी है। क्या करने जा रहे हैं आप? कि ये वैल्यू आपने फंक्शन में पुट करनी है। तो आपने अब क्या करना है कि ये जो वैल्यू है, ये आपने वहां पुट कर देनी। तो आप कहेंगे C(5) इज इक्वल टू
0.2 x is what? 5 square minus 2 time of 5 plus 12। तो आप मिनिमम कॉस्ट इस पॉइंट पर निकाल लेंगे। ये देखिए मैं अब दिखा देता हूं। जो मैंने x निकाला वो 5 आया। टू मिनिमाइज द कॉस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इज दिस वन, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ 7। आप इसको हल करेंगे तो मिनिमम कॉस्ट पर डजन जो है वो कितनी हो जाएगी? वो 7 हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर हो गई है? यस सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। ये अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, समझने हैं आपने। अब जरा सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम अगेन। द हाइट s, so s is a function in feet. Height is represented in feet of a ball thrown straight up is given by this one। कहता है एक बॉल है, उसकी हाइट जो है इस फंक्शंस के रिस्पेक्ट से वेरिएट कर रही है। वेयर t is the where t is the time in seconds after the ball is released, find the time it take the ball to reach its maximum height। what is the maximum height? तो पहले बातों को समझते हैं। देखो बेटा, एस जो है वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टाइम ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसने सबसे पहले आपसे फाइंड द टाइम पूछा, तो काम वही है। टाइम कहाँ पर आ रहा है? फंक्शन के अंदर आ रहा है। आप इसको कंपेयर कर दें, यानी आप इसको समझें कि ये ए एक्स स्केयर है। ए एक्स स्केयर की बजाय तो आप ये कहें ए टी स्केयर है, क्योंकि एक्स की जगह पर यहाँ टी है, प्लस बी टी है, प्लस सी है। अब आपके पास ए आ गया क्या? ए आ गया क्या बताओ बेटा? -16। बी क्या है? 64। एंड सी? 4। C4। अब आपने x निकालना है, सो व्हाट इज द x फार्मूला इज हियर? x इज इक्वल टू -b/2a। x is equal to -b/2a। So now you can put the value of b 64, b की वैल्यू 64 एंड a की वैल्यू 16। अगर आप यहाँ पे b की वैल्यू 64 और a की वैल्यू 16 पुट करते हैं, ये देखें पुट की गई है, सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x। तो उसके इस सवाल का आप जवाब दे देंगे, फाइंड द टाइम। टाइम आपने निकाल लिया। It takes the ball to reach its maximum height। मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगा तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट क्या होगी? ये आपने इसको, ये जो x की वैल्यू है यहाँ पुट की है, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी फंक्शन में। x का मतलब मेरा t है। सो दैट इज -16 एंड 2। t की वैल्यू इज 2 स्क्वायर प्लस 64 इंटू 2 प्लस 4। सो ये देखिए मैंने ये पुट की है फंक्शन में t की वैल्यू। सो दैट इज 68। द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल इज 68। तो ये क्लियर हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है एबव जैसा। अब आ जाएं मेन प्रॉब्लम पे अगेन, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ओके, ये है आपका डिफरेंशियल मॉडल। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल मॉडल। अब हमारे पास क्योंकि डिफरेंट मॉडल्स हैं तो उनको डिस्कस करना जरूरी है। कहते हैं लाइफ गार्ड हैज 600 feet ऑफ रोप with rod attached to lay out a rectangular swimming area on a lake if the beach forms one side of the rectangle। अब ये ज्योमेट्री दी गई है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अब मुझे एक बच्चा ये बता दे बेटा कि कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आपका रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा से है? कोई बता सकता है बेटा? लेट सपोज इस सवाल को देखकर कोई आइडेंटिफाई कर सकता है?
नहीं कर सकता ना। यहां से बेटा पता चलेगा, अगर लफज लिखा हो ग्रेटेस्ट, शॉर्टेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, अगर इस मिनिमम का वर्ड यूज हुआ हो या ये यूज हो, ये सारे बताएंगे कि ये डेरिवेटिव का और एक्सट्रीम वैल्यू का क्वेश्चन है। अब मैं आपको सवाल समझाता हूं। कहते हैं 600 फीट का रोप है, यानी कि रस्सी है, जो कि अटैच की जाती है रेक्टेंगुलर फॉर्म में स्विमिंग एरिया में। तो लेट सपोज ये इस एरिया में स्विमिंग है, ये रेक्टेंगुलर एरिया है। अब समझो बेटा सारे डिटेल में, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म का क्या है, स्विमिंग एरिया है। वो कहता है कि इसके चारों साइड पर यही रोप लगाई जानी है। लेट सपोज यहां से स्टार्ट किया ऐसे, ये रोप लगा रहे हैं, ये 600 फीट मैंने ड्रॉ करना शुरू की, उसने कहा। रेक्टेंगुलर स्विमिंग एरिया ऑन अ लेक इफ द बीच फॉर्म्स वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल। कहता है एक साइड पे बीच है, वहां पर हम ये रस्सी नहीं लगा सकते। ये बीच का हम ये लेट सपोज समझ लेते हैं कि ये क्या है, बीच है यहाँ पे, और यहाँ नहीं लगाना हमने रस्सी। तो मैंने ये रेड कलर की रस्सी लगा ली। वो कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशन निकालें जहां ये ग्रेटेस्ट एरिया दे रहा हो। अब सुन, मैं कुछ फार्मूले लिखता हूं। नंबर वन, अब उसने कहा कि डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ एंड विड्थ। ये लेंथ है, इसको एक नाम दे दो एक्स। ये भी रेक्टेंगल में सेम होगी, इसका नाम भी एक्स हुआ। दैट इज विड्थ वाई, और ये वाई, यानी रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ बता दी। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इज हेयर, दैट इज एरिया। एरिया को आपने ग्रेटेस्ट शो करना है। इसका मतलब है एरिया का फार्मूला होता है रेक्टेंगल का लेंथ एंड टू विड्थ। इट्स मीन यू हैव टू राइट दैट फार्मूला, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज गिवन इन प्रॉब्लम, दैट इज पैरामीटर। यानी 600 फीट रस्सी जो दी गई है वो आपने बाउंड्री पर लगाई थी। इसका मतलब है इसका कंपैरेटिव एनालिसिस पैरामीटर के साथ है। पैरामीटर के साथ जब इसका ताल्लुक है, सो व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर इज बेसिकल से दैट टू टाइम ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। ये जर्नल फार्मूला है रेक्टेंगल का। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, changing the pen. So here parameter is given is 600। जो जहां रस्सी लगाई है मैंने उसी की बात करनी है बेटा, याद रखिएगा। 600 मुझे दी गई है, जो उसने कहा है पैरामीटर आपके पास। टू ब्रैकेट लेंथ, हाउ मच लेंथ इज इन्वॉल्व इन दिस ज्योमेट्री टू ड्रॉ दी और टू फिक्स दी रोप। जो रोप को फिक्स किया गया है उसमें कितनी लेंथें इन्वॉल्व हुई हैं, कोई बता सकता है? बल्कि मैं इसको उसे आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छा बता सकता हूँ। अगर आप पैरामीटर का फार्मूला ऐसे लिख दें तो वो ज़्यादा जेन्युइन होगा। क्या? रिसीव हो गया। दैट इज टू टाइम देख ऑफ ले। लेंथ। हाँ cool। बोलो बेटा। जी। देखिए अ- उस पर किसी नंबर से हाँ, कॉल आ रही है भाई लिनोवो। ये किसका माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ करें। हाँ जी बेटा बताएं जी, कितनी लेंथ्स इन्वॉल्व हैं इसमें? एक सिंगल लेंथ है। एक लेंथ एक्स इन्वॉल्व है, तो दिस टू टाइम ऑफ लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगा एक लेंथ पे, दैट इज कॉल्ड एक्स। क्योंकि अगर दोनों इन्वॉल्व होती तो 2x लिख देता। प्लस हाउ मच विड्थ इज इन्वॉल्व टू टाइट द रोप विद द बीच। जी। दोनों विच 2 बार। जी बेटा बोले। यार कुछ नहीं देखा क्या? जी बेटा बताएं, शाबाश। दोनों विच इन्वॉल्व है सर। दोनों इन्वॉल्व है तो हम इसको 2y कह देंगे। ये क्या हो जाएगा, 600 इज इक्वल टू एक्स प्लस टू टाइम ऑफ वाई।
ये आपके पास यहां आ जाएगी। अब आपने क्या करना है बेटा, यहां से ना वैल्यू निकालनी है किसी एक की। किसकी? या तो आप एक्स की वैल्यू निकाल लें या वाई की निकाल लें और वहां पुट कर दें, जो आपको आसान लगे। लेट सपोज आप कहते हैं कि मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं, सो यू कैन हेयर शिफ्टिंग दैट टू वाई ऑन द अदर साइड। सो x इज इक्वल टू 600 माइनस 2y। ये x की वैल्यू फंक्शन a में पुट कर दें। ये x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? a में। तो क्या आएगा a आपके पास बेटा, कोई बता सकता है फिर? a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू दैट इज x की वैल्यू हो जाएगी 600 माइनस टू वाई एंड y आपके पास सिमिलरली आ जाएगा। यहां बेटा घबराना नहीं है। आप कहेंगे सर x तो खत्म हो गया, y आ गया। तो बेटा आप इस क्वेश्चन में y को x ही समझें, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है और वेरिएबल चेंज हो गया है। अब अगर कोई पूछे आपसे या आपको समझ ना आ रही हो तो देखें, इस ए को आप समझें कि ये वाई है और वाई को समझें एक्स है। तो मुझे क्या कोई इसका डेरिवेटिव लेकर बता सकता है? अगर मैं किसी से पूछूं कि डी ए बाय डी वाई क्या होगा, तो कोई बता सकता है बेटा? डी ए डिवाइड बाय डी वाई इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, कोई बता सकता है? शाबाश, डेरिवेटिव लेके दिखाएं। एनीवन प्लीज हेल्प करें मेरी, ताकि मैं डेरिवेटिव इसको कैलकुलेट कर सकूं। जी कौन बताएगा बेटा? एनीवन प्लीज बताएं जी। किसी को नहीं यार समझ आ रही कि कैसे डेरिवेटिव लेंगे? एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? हाँ जी, सलमान, शहरियार, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन क्ला- जी बोले बेटा। वन एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, तो यहाँ वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? वन। तो मेरे पास आ जाएगा 601 -4y -4y। वेरी गुड। सो ये आ जाएगा -4y। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे बेटा? जी, 0 के इक्वल। जीरो की इक्वल पुट करेंगे। वेरी गुड। तो आपने इस डेरिवेटिव को जीरो की इक्वल पुट कर दिया। सो फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ वाई। बाकी क्वेश्चंस में आप वैल्यू किसकी निकालते थे? आप निकालते थे एक्स की। अब यहाँ आपकी ऑटोमेटिकली वाई की वैल्यू आ जाएगी। सो दैट इज 4y इज इक्वल टू 600 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ से y की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे तो कितनी आएगी बेटा? आई थिंक इट्स 150। 150। ओके, सो ये वो क्रिटिकल वैल्यू है। नाउ अगेन टेकिंग द सेकेंड डेरिवेटिव। अब आप इस फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव ले लें ताकि ग्रेटेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट निकाल सकें। डी स्क्वेयर, ये आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था ना इसका। फर्स्ट डी स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाय डी ऑफ वाई स्क्वेयर। सेकेंड डेरिवेटिव देखिएगा। तो ये देखिए, मैं आपके सामने सेकेंड डेरिवेटिव अब कैलकुलेट करता हूँ। आपका ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये वाला। सेकंड 600 का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, -4y का डेरिवेटिव हो जाएगा 4। सो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट दैट इज वैल्यू इज -4। अब ये वहीं पर बात वापस आ गई बेटा, जो बड़ा डिटेल में हम बात करें कि दैट इज लेस देन जीरो। ये लेस देन जीरो है, तो ये क्या होगा? लेस देन जीरो के लिए क्या होता है बेटा? मैक्सिमम होता है। सो इट इज अ मैक्सिमम। नाउ यू कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ y। जो आपने वैल्यू y की निकाली थी,
इसको पुट कर दें अपने फंक्शन में, ताकि आपकी दूसरी वैल्यू भी आ जाए जो एक्स थी, जो आपने चेंज की थी ना, याद है, उसमें पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आ जाए जरा इस क्वेश्चन को यहाँ देख लेते हैं कि हमें वैल्यू क्या निकली है। ये देखिए, मैंने वैल्यू y की 150 निकाली, उन्होंने उसको w का नाम दिया हुआ है। तो अब आपने क्या करना है कि अपने फंक्शन में उसको पुट करना है। तो आपका फंक्शन बेसिकली था क्या? फंक्शन आपके पास था कि पैरामीटर 600 था, और आपने यूं लिखा था, अगर मैं गलत ना हूं तो बेटा याद अभी कर लें, कि 600 इज इक्वल टू लेंथ। लेंथ इज बेसिकली इन्वॉल्व, सिर्फ एक लेंथ इन्वॉल्व थी, दैट इज एक्स, और दो विड्थ इन्वॉल्व थी, दैट इज 2 and 2 y, और y आपने कैलकुलेट किया था 150। ठीक हो गया? सो 2 150 जार 300, उस 300 को यहाँ 600 से माइनस कर दें। सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यू कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 300। ये आपको कहा था ना कि डायमेंशंस निकालें। सो द फर्स्ट डायमेंशन x इज 300, एंड द सेकंड डायमेंशन y इज 150। यू हैव टू कैलकुलेट इट हेयर। तो आपने वो दोनों कैलकुलेट कर दी हैं जो कि आपको चाहिए थी। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बेटा? जी भी प्लीज बोलें। कोई क्वेश्चन है किसी का बेटा? बोलें। सबको क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, अब हमारा ये सेशन एंड हो रहा है, सेकंड सेशन जो है, तो फौरन से इसी लिंक के साथ दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है, ताकि हम इसको कंटिन्यू कर लें। काफी नहीं है? बेटा इसी टॉपिक्स को थोड़ा सा पक्का करेंगे, ताकि हमारे से जो जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं। कुछ नया नहीं है, बस हमारे पास मॉडल्स यही हैं, ठीक है।